नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो क्लास चल रही है जिसमें 30 वीडियो आने वाली है, उनमें से आप 9वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज आपके एसएससी के विभिन्न एग्जाम पे एप्लीकेबल है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देना हो, आपको जो है वॉच करना है, देखना है, समझना है। इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी। देखिए, टुडे एग्जाम का कोई सा भी आप कंटेंट चाहते हैं, ई बुक चाहते हैं, ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करके जो है जानकारी प्राप्त करना है ना। और सेम जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं, तो लिंक के थ्रू भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके बाय कर सकते हैं बहुत ही जो है मिनिमम रेट पे। और एग्जाम में क्या फ़ायदा दिलाते हैं ये आपसे छुपा हुआ तो अब तक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। थोड़ा सा रफ्तार में हम चलेंगे क्योंकि टाइम प्रॉब्लम है। पहला प्रश्न है 400 मीटर हर्डल रेस में। और पहले ही बता दूं, इस वीडियो के शुरुआत में जितने भी बच्चे टुडे एग्जाम का ई बुक लिए हैं उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में जो वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं, आज हमने थोड़ा सा एक अलग चीज़ रखा है, वो आपको लास्ट में समझ में आएगी। अगर आपने ये लास्ट का छोड़ दिया तो कुछ जो है दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए इसे नहीं छोड़िएगा, है ना। लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप शुरू में नहीं देखना चाहते हैं तो लास्ट वाला पोर्शन ही देखें। पहले ही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, लास्ट वाला पोर्शन नहीं छोड़िएगा। आज क्यूज वाला है वो आपके काम के हैं, मैं वहाँ पर बात करूँगा। 400 मीटर हर्डल रेस के स्टार्टिंग पॉइंट और प्रथम हर्डल के बीच की दूरी क्या होती है। देखिए, एक तो सीधे सीधे रेस होते हैं कि आप दौड़ जाते हो 5000 मीटर, 1500 मीटर। आपने दुर्गा की दौड़ में देखिए 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होता है। तो ये जो एक रेस होता है तो इसमें बीच में कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं होता है। लेकिन एक हर्डल रेस होते हैं जो एथलेटिक्स के अंतर्गत एक खेल है ना। इसमें आपको दौड़ते हुए जंप करना पड़ता है। जैसे आपने टेम्पल रन वाला गेम देखा होगा तो उसी प्रकार से होता है। तो इसमें भी कई सारे कैडर हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर है। यहाँ पे हम 400 मीटर वाले की बात कर रहे हैं। तो 400 मीटर की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी, मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको दौड़ना है। तो ये दूरी प्रथम हर्डल, ये मान लीजिए हर्डल है, तो इस हर्डल की बीच की दूरी कितनी है तो 45 मीटर होती है। 400 मीटर वाले में ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर 100 मीटर वाले में अलग होते हैं। 400 मीटर में 45 मीटर होती है स्टार्टिंग पॉइंट और प्रथम हर्डल या बाधा के बीच की दूरी। 400 मीटर हर्डल रेस में कुल हर्डल की संख्या कितनी होगी तो 10 होती है। 400 मीटर हो चाहे 100 मीटर हो, दोनों में बाधाओं की संख्या कितनी होती है तो 10 ही होती है। तब कहोगे साहब आप जो है 110 मीटर वाला नहीं बताया, तो उसको मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि 110 मीटर और 100 मीटर ये दोनों एक ही गेम होते हैं। जो 100 मीटर वाली दौड़ बाधा दौड़ कहलाती है। 110 मीटर सिर्फ जो है मेल के लिए आयोजित कराए जाते हैं और 100 वाला सिर्फ फीमेल के लिए। आई होप आप समझ गए। देखिए, इसका नाम है 100 मीटर दौड़ ही, है ना। लेकिन जो मेल के लिए होता है ना वो 110 मीटर की होती है और फीमेल के लिए जो होती है जैसा नाम वैसा ही 100 मीटर होती है। आप समझ गए। तो 400 मीटर हो चाहे 100 मीटर हो चाहे 110 मीटर हो, इसमें हर्डल की संख्या कितनी होगी 10 होगी। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और हर्डल की ऊंचाई में फर्क आते हैं। तो 400 मीटर वाले में आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट और हर्डल के बीच में 45 मीटर की दूरी हुआ करती है ना। अब आते हैं 400 मीटर बाधा दौड़ जो पुरुष वाली इवेंट होती है। चूंकि 400 मीटर पुरुष और महिला दोनों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें फ़र्क क्या होता है, हर्डल की ऊंचाई की फ़र्क होती है। पुरुष के लिए थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, महिलाओं के लिए थोड़ा कम रखा जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो 400 मीटर पुरुष की दौड़ होती है इसमें हर्डल की जो ऊंचाई है ये 0.914 मीटर होते हैं और महिलाओं के लिए जो हर्डल की ऊंचाई है 400 मीटर कैटेगरी में ये 0.762 मीटर होते हैं। देखिए, याद आपको जैसा 762 से होता है, 914 से होता है, रख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिहाज से। 400 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 110 मीटर की दौड़ में हर्डल की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। इसको मैंने अभी आपको आई होप समझा पाया। इसके अलावा जो है 110 मीटर की दौड़ में प्रथम हर्डल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है ये 13.72 मीटर होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 400 मीटर वाले में, है ना, 45 मीटर हुआ करता था स्टार्टिंग पॉइंट और प्रथम हर्डल के बीच में। तो यहाँ से घट के 110 मीटर वाले में 13.72 मीटर हो गया है। और जबकि अन्य जो हर्डल रहेंगे, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से वो पहला हर्डल, फिर 9 गो हर्डल तो और रहेगा ना, है ना। तो ये 9 हर्डल की दूरी समान
समान होती है, यानी दो हर्डल के बीच की दूरी समान होती है, ये 9.14 मीटर रखी जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में आपसे पूछे कि भाई 100 मीटर या 110 मीटर की बाधा दौड़ में दो हर्डल के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 9.14 मीटर। प्रथम हर्डल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 13.72 मीटर। ठीक है भाई, 110 मीटर की बाधा दौड़ पुरुष प्रतियोगिता है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था, जबकि 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला के लिए आयोजित करी जाती है। 100 मीटर की बाधा दौड़ में हर्डल की ऊंचाई है ना, ये आपका 0.838 मीटर होती है। यहाँ पे 110 लिखने से आप समझ गए होंगे कि ये पुरुष वाली बात मैंने किया है। ठीक है, इसमें जो है हर्डल की ऊंचाई ये पुरुष वाली 110 वाले में, और 100 वाले में जो हर्डल की ऊंचाई है ये महिला के लिए होती है, तो इसमें 0.838 मीटर है। आई होप समझिए। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, दौड़ आपका हर्डल वाला, दो प्रकार के दौड़, एक सिंपल वाला दौड़ जो कई कैटेगरी के होते हैं, 1000 मीटर, 1600 मीटर, 5000 मीटर, है ना, एक मैराथन भी होती है। इसके अलावा एक हर्डल दौड़, हर्डल दौड़ में जो पॉपुलर कैडर है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, है ना। यहाँ पे हमने 200 मीटर की बात नहीं करी है। 100 मीटर में दो कैडर है, 110 मीटर, 100 मीटर। 100 मीटर फीमेल के लिए और 110 मीटर मेल के लिए होती है। यहाँ पे अलग अलग मानक हर्डल की ऊंचाई मैंने बताया है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट और प्रथम हर्डल के बीच की दूरी बताया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, थांगटा, सरित सरक, सिमलम्ब और चेवी गटका इस प्रकार से नाम है भाई। तो इस मार्शल आर्ट फॉर्म में कौन सा एक मणिपुर राज्य से संबंधित नहीं है। अब ये 4 यहाँ पे नाम दिया गया है, आप देखते ही पकड़ लिए होंगे क्योंकि मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ा चुका है। तो ये सिमलम्ब जो है, सिमलम्बम इस प्रकार से नाम है, तो ये तमिलनाडु का जो है आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है। बाद बाकी थांगटा से आप पकड़ लिए होंगे तलवार वाला, सरित सरक और चेवी गतगा ये सभी तीनों जो है ये मणिपुर में मार्शल आर्ट फॉर्म यानी युद्ध नृत्य कला है। ठीक है, सिमलम्ब भारतीय राज्य तमिलनाडु में युद्ध कला फॉर्म है जिसमें लाठी का सहारा या इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु की निशस्त्र युद्ध कला का नाम कट्टू बरसाई भी है। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको सीजीएल सीपीओ वगैरह ढूंढता रहता है कि बच्चे कहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप पहुंचिए क्योंकि आप सबसे अलग हैं। देखिए तमिलनाडु में निशस्त्र युद्ध कला, निशस्त्र मतलब निहत्था नहीं होता कि हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से कट्टू बरसाई होता है ना। और जो सिमलम्ब है ये काफी पॉपुलर हो गए क्योंकि ये तमिलनाडु में जो इस बार आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में आयोजित करवाया गया था, तो इसमें सिमलम्बम को प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। इस बार मेडल इवेंट में नहीं रखा गया था। हो सकता है कि आगामी खेल में इसको जगह मिल जाए मेडल इवेंट में। ठीक है भाई, तो ये प्रदर्शन प्रदर्शन के तौर पे शामिल हुआ तो चर्चा का विषय रहा, और चर्चा का विषय रहा तो एग्जाम में आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, है ना। 2024 में जो हुआ ये 6ठा एडिशन था इस गेम का, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के कितने शहर में ये भी पूछे जाते हैं, तो 4 शहर, त्रिची, मदुरई, कमुतूर, चेन्नई, सभी ई बुक में आपको मिल जाएंगे, है ना। इनके विजेता कौन है, महाराष्ट्र है। कलारीपट्टू, यह दक्षिण भारत खास करके केरल इत्यादि का जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। दक्षिण भारत की मल्ल युद्ध जैसे, है ना, परनी पत्ता एक है, ये भी दक्षिण भारत में चलता है, ये मल्ल युद्ध फॉर्म है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाठी जैसे गांव घर में हम कह देते हैं डंडा स्टिक को लाठी, वैसे ही लाठी नाम से जो है ना पश्चिम बंगाल में एक युद्ध कला भी होता है लाठी, तो ये पश्चिम बंगाल होते हैं। पंजाब में की जाने वाली एक प्रकार का युद्ध कला को हम गतका कहते हैं। क्या कहते हैं, गतका जो है ये पंजाब में मार्शल आर्ट है ना, यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा मर्दानी युद्ध कला महाराष्ट्र में पॉपुलर है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए इस लाइन में और लगा के पंजाब लिखा गया है कि कभी लाठी पूछे और ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना हो तो पंजाब होगा आंसर। इसी प्रकार से अगर मलखंभ पूछे और ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना हो तो महाराष्ट्र आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक बातें घर से ही क्लियर कर लेना सही होता है, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते तो तुक्का में गलती हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। पंजाब का एक अन्य मार्शल आर्ट आपका गतका भी है, और लाठी भी कई हद तक पंजाब में किए जाते हैं। मर्दानी युद्ध कला ये महाराष्ट्र में पॉपुलर है, तलवार का प्रयोग किया जाता है। मर्दानी इसे नृत्य श्रेणी में भी लिख देते हैं, है ना, लेकिन ये युद्ध कला नृत्य है। मलखंभ आपका मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है और पॉपुलर भी है, और महाराष्ट्र में भी मलखंभ कई हद तक किए जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है अपना तटवर्ती सीमा साझा करता है, तो इस प्रकार से यहाँ भी आगे। जैसे मैंने बताया था कि छठ भाई लोकप्रिय है बिहार का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, कम मात्रा में होता है ना। अगला जो है हमारा
जम्मू कश्मीर में की जाने वाली एक युद्ध कला का नाम स्काई दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। SKY इसका स्पेलिंग नहीं होता है, लेकिन हिंदी में स्काई ही लिखता है, तो आप ध्यान रखें। इनके अलावा मार्च 2024 तक दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? देखिए दिल्ली जो है अभी काफ़ी चर्चा का सबब है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर आप जानते होंगे, है ना। एक मुख्यमंत्री जो पद पे रहते हुए जेल में गए थे, जैसा कि आप पता होगा, तो चर्चा का विषय दिल्ली है, तो इसीलिए यहाँ का सब चीज़ आपको जानकारी रखना है एग्जाम के लिहाज से। तो ये विनय कुमार सक्सेना साहब है। कौन है भैया? विनय कुमार सक्सेना। ये जो है अनिल बैजल साहब का स्थान लिए थे, अनिल बैजल साहब का स्थान लिए थे, तो इसे ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के पास अपना विधानसभा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 8 यूटी जो है, कोई बच्चे कहेंगे 9 यूटी, तो भाई 9 दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक ही दमन कर दिया गया, इसीलिए 8 ही हो गए, ठीक है। तो जो 8 यूटी है उसमें विधानसभा किसके पास है? तो एक तो आपका दिल्ली के पास है अपना विधानसभा, और एक पुदुचेरी के पास है। अब विधानसभा होगा तो मुख्यमंत्री भी होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता कौन होते हैं? केंद्र में प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्यों में जो है ना, जो भी कार्यपालिका का प्रधान तो राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है? सीएम करता है। तो जहां पे विधानसभा है वहां पे सीएम होंगे, तो यहाँ भी सीएम है आपका, कहाँ पे? पुदुचेरी, और दिल्ली के अंदर भी सीएम है। तो दिल्ली के सीएम को आप सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल है, और जो आपका पुदुचेरी में सीएम है रंगा साहब है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, है ना। दोनों विधानसभाएं पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि भाई, है ना, किस केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं? तो भी आपका दिल्ली और पुदुचेरी ही आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे आपका विधानसभा है, तो और कहाँ से आएगा बताइए ना। इनके अलावा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन VVI है, पिछले 1 से 1.5 साल में कई बार रिपीट किए गए हैं। ये संविधान संशोधन अमेंडमेंट का नाम पूछता है आपको कि दिल्ली को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आप कहते हो 69वां, और ये आपका होता है 91 में, ठीक है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों किसके पार्ट हैं? तो ये आपका पार्ट है भाई अरब सागर के, सॉरी हिंद महासागर के। ये हिंद महासागर है और ये दोनों पार्ट है। तो पश्चिमी पार्ट हमारे इंडिया में अरब सागर है और पूर्वी पार्ट बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी जो किसके अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय पे डिपेंड है, किसके उच्च न्यायालय पे? तो लक्षद्वीप जो है ये केरल उच्च न्यायालय पे डिपेंड है, और अंडमान निकोबार जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय पे डिपेंड है। याद करने में बड़ी सहूलियत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी कोलकाता के समीप होगा, और ये आपका लक्षद्वीप जो है पश्चिमी तट के राज्य हैं, तो ये आपका अरब सागर के पास होगा, तो लक्षद्वीप नजदीक पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनगणना के लिहाज से थोड़ा सा बात हम आगे रखे हैं। क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पे पॉइंट नीचे आपको दिख गया होगा, तो यहाँ हम बात कर लेंगे, नहीं तो मैं यहीं कर लेता। 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग करके, है ना, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी यूटी हैं इंडिया में 8, है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है ये पुदुचेरी का है, और सबसे अधिक जन घनत्व जो है ये दिल्ली का है। बात को समझेंगे, इंडिया में ओवरऑल जन घनत्व भी सबसे ज्यादा दिल्ली का ही है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट वाला झंझट को मैं खत्म कर दूं और ये कहूं कि भाई ओवरऑल सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां की है, तो दिल्ली की है ना। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। ऊपर आपको रहेगा कि भाई क्वेश्चन की 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ऑप्शन में है दिल्ली, है ना, ऑप्शन में है बिहार, ऑप्शन में है यूपी, और ऑप्शन में है एपी अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर लगाइएगा? बिहार। गलत हो जाएगा, दिक्कत कर देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं लिखा ना कि किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य का, है ना, आपको सीधा सीधा लिखा है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जनघनत्व किसकी है, तो दिल्ली का हो जाएगा। अब मुझे ये तो नहीं ना बताया कि केंद्र शासित प्रदेश को नहीं टिक करना है भाई। हाँ, अगर अलग करके पूछेगा कि राज्यों में, तो बिहार आंसर होता, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पे आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एडमिरल DK जोशी, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे कहलाते हैं। सबसे पहले एक चीज और बता दूं, प्रशासक, है ना, प्रशासक और उपराज्यपाल, ये 2 चीज कहा जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और आपका जो है ना, उपराज्यपाल हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, और प्रशासक भी कहा जाता है। तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग नाम दिए जाते हैं हेड को, तो कोई एक नाम नहीं होता है, तो जो कि मैं आपको
बता दूं, है ना। तो ये दो अलग अलग नाम होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस यूटी में किस नाम से जो है प्रचलन में है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में एडमिरल डीके जोशी साहब हैं, चंडीगढ़ में बहुत दिन से बनवारी लाल पुरोहित साहब है ना। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव में ये देखिए दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो ये आपका प्रफुल्ल पटेल साहब है। दिल्ली में अभी विनय कुमार सक्सेना साहब, अनिल बैजल साहब की जगह पे। जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा साहब, लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल पटेल साहब, ये जो है अतिरिक्त में है, देखिए दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप के सेम है। पुदुचेरी में सीपी राधाकृष्णन साहब और लद्दाख में ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, जो पूर्वोत्तर भारत से जाके लद्दाख में जो है आपका उपराज्यपाल बने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चलते हैं आगे। अगला आपका प्रश्न है, मंडोवी पेरियार महानदी नेत्रावती में से कौन सी नदी पश्चिम घाट श्रेणी से नहीं निकलती है ना। तो महानदी नहीं निकलती है पश्चिम घाट श्रेणी से, ठीक है। बाद में की जो भी मंडोवी है, पेरियार है, नेत्रावती है, काबिनी है, हेमावती है, ये सभी निकलेंगे आपको पश्चिमी घाट श्रेणी से। तो भैया हम महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी आपका छत्तीसगढ़ की पहाड़ी सिहावा के पास से छत्तीसगढ़ में निकलती है, ठीक है। महानदी बस्तर की पहाड़ी, माफ कीजिएगा, बस्तर की पहाड़ी से, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहले दो कौन है, तो गोदावरी और कृष्णा है, ठीक है। सबसे लंबी बांध जो हीराकुंड परियोजना है, ये महानदी पे है, जो उड़ीसा में स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये अरब सागर में गिरने वाली है। महानदी कहाँ गिर रही होगी, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ताप्ती नदी कहाँ पे गिरेगी, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। तो ये जो ताप्ती नदी है, ये सतपुरा पर्वतमाला से निकलती है। सतपुरा पर्वतमाला कहाँ पे रहेगा, तो ये एमपी के अंदर रहेगा। नर्मदा का उद्गम कहाँ पे होता है, मैकाल रेंज की पर्वत श्रेणी अमरकंटक की चोटी से होती है आपका नर्मदा, और यहीं से निकलती है आपका सोन नदी। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। गंगोत्री हिमानी से आपका गंगा निकलता है ना। जो बेसिक ओरिजिन है अलकनंदा और भागीरथी है ना, तो गंगोत्री हिमानी मानी जाती है। ये तो बाद में अलकनंदा और भागीरथी, इधर से अलकनंदा आके यहाँ पे मिलेगा देव प्रयाग में, तब आपका गंगा कहलाता है संयुक्त जलधारा। लेकिन जो ओरिजिनल स्रोत है वो गंगोत्री हिमानी आपको टिक करना है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत के मानसरोवर से अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मपुत्र आपका चेमा डिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को भारत में हॉट स्पॉट माना जाता है। ये दुनिया के 8 विस्तृत हॉट स्पॉट में एक है पश्चिमी घाट, ठीक है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है या सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। इस घाट की टोटल हाइट 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। इतने क्षेत्र में फैला हुआ है लंबाई के हिसाब से इसको देखें तो, यानी ये वाला रीजन जो है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है ये कार्डेमम हिल है या इलायची पहाड़ी है, जो केरल के अंदर स्थित है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो पेरियार, ये काफी प्रमुख नदी है। पेरियार जो है आपका नाम भी है एक महापुरुष का इंडिया में, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार भी कहते हैं। भरतपुजा, नेत्रावती, मंडोवी, शरावती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, भीमा, है ना, हेमावती, काबिनी, ये सभी के सभी जो है आपके पश्चिमी घाट के रीजन से निकलने वाली नदियों में से है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी होगा, इस पॉइंट को नोट करेंगे। जैसे बच्चे क्या समझते हैं कि भाई पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी कह दिया गया, तो दक्षिणी भारत का अगर पूछेगा तो इसे भी महानदी कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं बिहार पुलिस या कोई एग्जाम था वहां पे, तो वहां से मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पे रख दिया है। क्लिक करके मतलब सोच के भाई, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, दक्षिणी भारत में बहने वाली विस्तार लंबाई के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी नदी आपका कावेरी होगा, कृष्ण गोदावरी और कृष्णा के बाद। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया का कहेगा तो आपका महानदी मारना है। ये दो अलग अलग बातें। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहेगा तो आपका नीलगिरी पहाड़, ये कहाँ पे रहेगा, तो तमिलनाडु में। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, नीलगिरी 1986 में। और इंडिया में भी कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18। इसको मैंने ई बुक जो इंग्लिश वर्जन में आया उसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, क्योंकि हिंदी वाले वर्जन में शायद इंक्लूड नहीं था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो इंग्लिश में आया है 2-4-10 पेज जो आप बढ़े हुए देख रहे हैं, जितना भी मुझे समझ में आया कि ये भी आज तक था एग्जाम में, मैंने ऐड करता गया है। तो हिंदी भाषी वाले भी एक आध बार ई बुक को अंग्रेजी में जरूर लुक मार ले। आप प्रिंट ना कराएं हैं कोई तो कोई दिक्कत नहीं कराएं तो भी नहीं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो लुक कम से कम जरूर मार ले अंग्रेजी वाले को, क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने जो चीज इतने दिन में घटे, आपने मई लास्ट तक का भी करंट अफेयर उसमें देखेंगे पॉइंटेड, ठीक है। ये आपका भैया पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। और जितने भी हमने बात करा लगभग सभी चीज इसमें है। सह्याद्री पर्वत है ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होता है जिंदगरहा, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा है। पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ी। पश्चिमी घाट में कौन कौन से तट, काठियावाड़ी तट ये गुजरात वाला रीजन है, कोकण तट ये गोवा वाला रीजन है, केनरा तट ये कर्नाटक केरला वाला रीजन, कर्नाटक वाला रीजन है, मालाबार तट ये केरला वाला रीजन है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो ये मिलन है तमिलनाडु में नीलगिरी ये है। इसके अलावा जोनाथन डंकन के द्वारा
बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो उस समय कर्नवालिस थे। 1786 से 1793 की जो अवधि है ये आपका कर्नवालिस के होते हैं इंडिया में। कर्नवालिस को इंडिया में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है ना। आपको याद होगा कि इंडिया में जो पहले अपीलीय अदालत की स्थापना हुई ये कर्नवालिस के काल में ही हुई थी। देखिए इंडिया में कई सारी वेरिएशन है अदालत को लेकर। अगर आपको हाई कोर्ट बोलता है तो 1862 में 3 जगह हुआ था, कोलकाता, मुंबई और आपका जो है मद्रास में हुआ था। इसके अलावा अगर आप संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो 1937 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ था कोलकाता के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के परिणाम स्वरूप। तो ये कई सारी वेरी है। अगर अभी जो वर्तमान वाला आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं ये आपका 1950 में है ना, 28 जनवरी 1950 को गठित किया गया था। अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। तो ये जो कोर्ट वाली बात है ना ये काफी वेरी करते हैं, एक एक चीज को समझ लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए कर्नवालिस के समय 1793 के दौरान ही बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाई गई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि भाई अस्थायी बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो 1793 में। जोनाथन डंकन जो ये विद्यालय की स्थापना किए थे बनारस वाला संस्कृत कॉलेज का, है ना, तो ये इससे पहले ये मुंबई के गवर्नर रह चुके थे। देखिए पास्ट में क्या होता था, कोलकाता सबसे शक्तिशाली और इसके अंतर्गत 2 प्रांत और होते थे, मुंबई और मद्रास। ठीक है, तो जो कोलकाता के गवर्नर होते थे वो सर्वा हुआ करता था, मुंबई और मद्रास को थोड़ा कम महत्व दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इंडिया की जो है आर्थिक राजधानी है मुंबई, आप समझ सकते हैं। जीडीपी की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहीं पे होती है क्योंकि इसके कई सारे रीजन है, यहाँ पे काफी उद्योग धंधा फला फूला, क्योंकि जो तटवर्ती है अरब सागर किनारे होता है, पोर्ट का सुविधा है और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया था, यही मैं अभी बताया था आपको। इसी काल में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784। एक एक बात ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट में हो सकता है 4-4, 5-5 क्वेश्चन का आंसर छुपा हो, है ना, क्योंकि मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों और आपके एग्जाम में एक अच्छा नंबर दिलाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि देखिए पढ़ाते सब तन मन धन से ही है, लेकिन फर्क क्या है, कहीं पे आप जो 100 क्लास में अटेंड करेंगे, हमारे पास आप 20 क्लास में इतना मटेरियल ले सकते हैं, बस यही ज्यादातर फर्क है। और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम, ये नहीं कि 100 बातें करें तो उसमें से एक काम किए, नहीं, 100 बात करें तो इसमें से 90-95 बात जो है आपके काम के होंगे, ये तो आप भी परख रहे होंगे। जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में आया था, तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, है ना, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हो गया और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की गठन। ये तीनों की ईस्वी अलग अलग है, तीनों किसके काल में होंगे? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में कन्वर्ट हुआ 1916 में। और BHU का जो स्थापना का श्रेय है ये मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामाना भी कहा जाता है। वर्ष 1862-63 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किए गए थे, है ना। लेकिन उस समय शांति निकेतन आधुनिक फॉर्म में नहीं था। देखिए आधुनिक फॉर्म में कहने का मतलब जो शांति निकेतन है वो वर्तमान में विश्व भारती बन चुका है और विश्व भारती अब पठन पाठन का शिक्षण केंद्र है। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी शांति निकेतन को फॉर्म किए तो वो पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं था, तो पढ़ाने के उद्देश्य से बाद में 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसे फाउंड किया। तो इसीलिए इसमें विविधता है। अगर आपसे पूछता है कि भाई शांति निकेतन के, है ना, पहले फाउंडर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी के आंसर जवाब देना है। और शांति निकेतन के आधुनिक फॉर्म के फाउंडर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर आंसर देना है। क्योंकि ये शांति निकेतन चर्च में है। क्यों चर्च में है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2023 में इसे यूनेस्को में हायर किया गया भारत के 41वें साइट के रूप में। ठीक है, इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 पुणे में हुआ था। 1885 में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ये बात सब आपको ध्यान रखेंगे। 1885 में अंग्रेज कौन रहा होगा, तो डफरिन रहा होगा, है ना, डफरिन रहा होगा। तो भैया ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है किस सोसाइटी स्थापित की, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में कौन कौन शामिल थे, तो बाल गंगाधर तिलक इंडिया की तरफ से प्रमुख रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसके फाउंडर कौन थे, समझ रहे हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की सिफारिश कर स्थापित किया गया। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को किसने बनाया, तो ये है भैया बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे और आपका गणेश आगरकर, जो अजीत आगरकर जैसे सुनते हैं ना सरनेम वैसे इनका भी है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है, हेनरी विवियन डिराजियो, एक पेशे से टीचर हुआ करता था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम के पहले ध्वजवाहक होने का गौरव किसके नाम है? तो ये पुरमा घाटी, इनका नाम है पुरमा घाटी। ये सबसे पहले भारत के लिए ध्वजवाहक का काम किए। ठीक है, ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजवाहक बनने का रिकॉर्ड जो है ये साइनी विल्सन के नाम है। ये महिला की बात कर रहे हैं हम। ओलंपिक में प्रथम महिला भारतीय ध्वजवाहक माफ कीजिएगा, और ओलंपिक में प्रथम महिला ध्वजवाहक आपका साइनी विल्सन हो जाएगा। और अभी आपने देखा पुरमा बनर्जी जो है वो प्रथम भारतीय ध्वजवाहक है। वर्ष 2024 के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2024 में पेरिस में होगा। तो वहां पे जो ध्वजवाहक है आपका, है ना, ये शरद कमल को नियुक्त किया गया है इंडिया के तरफ से। देखिए पेरिस में जो इस बार ओलंपिक हो रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पेरिस में कौन से ओलंपिक हो रहे हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक का जो क्रमांक है 16 में 31वां, 20 में 32वां, तो ये 33वें होते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पेरिस में है ये तीसरी इवेंट है। पेरिस में अन्य 2 बार, सबसे पहले सेकेंड ओलंपिक 1900, फिर 1924 और फिर 2024, यानी 100 साल के बाद जो है फिर से रिपीट किया गया अगर आंकड़े के अनुसार देखें तो। इसके अलावा वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल को शामिल किया गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसे नोट करके रखना है किसी डायरी में, भले आप पीडीएफ ले रहे हो लेकिन कहीं नोट कर लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा, ज़्यादा काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 खेल है, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 4 खेल है जिसे जो है इस बार के ओलंपिक में शामिल किया गया है। आगामी जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिलस 2028 में, वहां पे आपको 5 नए खेल को शामिल किया गया है। ये है आपका बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ये दोनों एक ही खेल है। क्रिकेट, फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रॉस और स्क्वैश, ये 5 खेल है जो 2028 में आएंगे आपके ओलंपिक में, पहली बार पदार्पण करेंगे। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक शरद कमल है, टेबल टेनिस स्टार है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल आपका कॉमनवेल्थ गेम में जीत चुके हैं। इसके अलावा भारतीय दल के सेफ द मिशन इस बार के लिए जो नियुक्त किया गया है, ये आपके मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। सेफ द मिशन कहने का मतलब अभिभावक तौर से समझ लीजिए, निगरानी करने वाले समझ लीजिए। जैसे होता है ना कि कोई बड़े बुजुर्ग किसी बड़े दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए, है ना, सभी चीज़ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये है आपका मैरी कॉम और ध्वजवाहक शरद कमल। टोक्यो ओलंपिक 20 में भारतीय दल के ध्वजवाहक आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए थे। अब आते हैं भारत और ओलंपिक में क्या रिलेशन है, देख लेते हैं। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से हुआ था। भारत सेकेंड ओलंपिक 1900 जो पेरिस में हुआ था वहां से भाग लेना स्टार्ट किया था। जून 2024 तक ओलंपिक खेल में भारत को 35 पदक प्राप्त हो चुके हैं। ये मैं जून 2024 इसलिए लिखा हूं कि अगला जो ओलंपिक होगा उसमें पदक बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो जीतेंगे ही, और आई होप सबसे ज्यादा जीते, है ना। तो भैया अभी तक 35 पदक प्राप्त है ओलंपिक में। अभी जो ओलंपिक नहीं हुआ है उसको छोड़ के जो हो जाएगा उसके बाद आंकड़े बदलेंगे। तो मैं भी क्वेश्चन का आंसर बदल दूंगा, बताऊंगा भाई, है ना। इसके अलावा अब तक जो है 7 भारतीय महिला ओलंपिक में पदक प्राप्त कर चुकी है। 7 भारतीय महिला के द्वारा 8 पदक प्राप्त किया गया है। दिमाग लगाइए, कौन से एक महिला 2 पदक प्राप्त की है, तो वो है पीवी सिंधु। 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली महिला है पीवी सिंधु, है ना। प्रथम व्यक्तिगत पदक केडी जादव 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में प्राप्त किए थे, है ना, कुश्ती खेल में। रजत मेडल व्यक्तिगत रूप से 2004 में एथेंस ओलंपिक में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा शूटिंग खेल में आया था। और प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर आया था। प्रथम महिला व्यक्तिगत जो पदक है कर्णो मल्लेश्वरी के द्वारा 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में जीता गया था, है ना। भारत को प्रथम गोल्ड मेडल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, है ना, हॉकी खेल के अंदर मिला था और उस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, है ना। प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही थे भारतीय ओलंपिक संघ के, और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा मैडम है जो प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं इस संघ के। इनके अलावा भारतीय पैरा ओलंपिक संघ में जो अध्यक्ष बनाया गया है ये देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। ओलंपिक रिंग को पहली बार 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, है ना। ओलंपिक रिंग में कितने रिंग होते हैं, तो 5 छल्ले होते हैं जो दुनिया के 5 बड़े महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, है ना, जो बच्चे एकदम सीरियस होंगे वही यहाँ तक आ गए होंगे और यहाँ तक आएंगे तो पूरा ही देखेंगे, ठीक है। जो सिर्फ टाइम पास है, जिनको पढ़ाई के साथ साथ मजा भी चाहिए, कलवा की पत्नी, ये रे कलवा, ये क्या लिख रहा है, अरे ऐसा वैसा वैसा, तो ये मजाक मस्ती वाला जो है ना,
जिनको लाइव क्लास की आदत होती है तो उनको भरपूरे रहता है, तो उनको शायद नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो उनसे निवेदन है कि भाई आप जो है अपने हिसाब से देखें, बाद में कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं पढ़ाऊंगा, है ना। केरल के लिए किस प्रसिद्ध नृत्य में नृत्य करते समय कलाकार लकड़ी के मुखौटों का इस्तेमाल करता है? आजकल एग्जामिनर बड़े डीप से क्वेश्चन पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो आपको भी तैयार रहना है। मैंने आपको टॉपिक बैच का एक अलग से बना दिया है ई बुक के अलावा, जो आप कोई भी खरीद पे प्राप्त कर सकते हो, जो 60 पेज का एक लिमिटेड कंटेंट है, जो आपके करीब 14 से 18 टॉपिक को जो उसमें रखा गया है, जो बहुत कॉमन होते हैं और बहुत डीप क्वेश्चन रखा गया है जो आपके काम आएंगे, ठीक है। केरल के प्रसिद्ध नृत्य जो है तो ये कुमती एक नृत्य होता है केरल के अंदर। इसमें लकड़ी से बनाई गई मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली तो हल्का मेटल की होते हैं, मतलब हल्का चीज़ की होती है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी की मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटा का इस्तेमाल, तो कथकली। प्रसिद्ध अर्ध शास्त्रीय नृत्य होता है आपका छऊ। ये छऊ 3 जगह होता है, पुरुलिया होता है, सरायकेला होता है और मयूरभंज होता है। ये 3 जगह का नाम है, 3 अलग अलग स्टेट को जो है यहाँ पे दिखा रहा है। सरायकेला झारखंड को, पुरुलिया पश्चिम बंगाल को और मयूरभंज उड़ीसा को। तो जो मयूरभंज वाला छऊ होता है इसमें इस प्रकार के, है ना, नकाब का इस्तेमाल या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। केरल के अन्य फोक डांस में आएंगे डप्पू काली, या मोपला समुदाय के नृत्य है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये भी काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बेल्ला काली ये नायर समुदाय के द्वारा की जाने वाला एक प्रकार का युद्ध कला नृत्य फॉर्म है ना। कदुबा या पुलिकली, थिया टुट्टू, इस प्रकार से नृत्य का नाम है भाई, धार्मिक नृत्य है। ये सभी केरल के अंदर होते हैं जो एक फोक डांस प्रकार के हैं, ठीक है। इसके अलावा कलारीपट्टू अभी आपने देखा था। केरल के अंदर त्योहार की बात करेंगे तो ओनम बहुत ही पॉपुलर है। ओनम जो है बहुत पॉपुलर है केरल के अंदर। त्रिशूर पूरम, मकर बिलक्कू, विशु, निशागंधी, बोट रेसिंग और अट्टुकल पोंगल, ये सभी के सभी केरल के अंदर होगा। सिर्फ पोंगल तमिलनाडु के अंदर होगा। अट्टुकल पोंगल जो है ये केरल के अट्टुकल भगवती मंदिर में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मकर बिलक्कू मकर संक्रांति पे और विशु मलयाली नववर्ष का नाम है। बोट रेसिंग आपके झील में किए जाते हैं, है ना। तो ये सब जो है केरल के कुछ प्रमुख त्योहार है। केरल में सिर्फ महिलाएं जो भाग लेती है शास्त्रीय नृत्य में, उनका नाम है मोहिनीअट्टम। साइलेंट वैली परियोजना ये आपके केरल में ही है और केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है। पीएम युवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम युवा योजना की शुरुआत 2021 में किया गया था। पीएम युवा योजना जो है लेखन पे विशेष बल देते हैं, जो मतलब देश से हित के लिए लिखे हैं लेख, उन पे इनके ऊपर जो है उन लेखकों को देते हैं ज़्यादा वैल्यू। इसके अलावा प्रधानमंत्री और भी उनके मतलब और भी उद्देश्य हैं, जिसमें एक उद्देश्य ये भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में युवाओं को ट्रेंड करने के लिए चलाया गया था। इसके 3.0 वाला एडिशन 2021 में चलाया गया है, ठीक है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 3.0 को चलाया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में। उजाला योजना की शुरुआत 2015 में। उजाला योजना और उज्ज्वला योजना दोनों अलग अलग है। उज्ज्वला योजना जो है ये एलपीजी वाला है और उजाला योजना जो है ये एलईडी वाला है, एलईडी बल्ब वाला है ना, कि बड़का बल्ब की जगह पे एलईडी बल्ब लगाएगा। इनके अलावा ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में जो एलईडी बल्ब कम दाम पे दिया जाता था। इनके अलावा ग्रामीण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये अन्न वितरण वाला योजना है। ये 2020 में स्टार्ट की गई थी। 5 केजी अनाज दिए जाते हैं इसके थ्रू। नरेगा में 100 का दिन का रोजगार दिया जाता है। ये सब कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जो आपका रिस्क वाला योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2 लाख रुपये की राशि इसमें जो है आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के स्थलीय पड़ोसी देश में नेपाल का HDI इंडेक्स 2024 क्या है? तो ये 146 है। भारत का कितना है? 134 दिया गया है 2023-24 में। और कितने स्कोर है भारत का SDG स्कोर? तो 0.644 है। प्रथम स्थान पे इस रैंकिंग में किसका स्थान है? तो स्विट्जरलैंड का है ना। ये वाला जो HDI इंडेक्स जारी करता है, ये कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी
जारी किया जाता है। और इस बार है ना कोरिया गणराज्य को शामिल नहीं किया गया है अपने सर्वे में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। भारत के पड़ोसी देश में सबसे बेहतर चीन है, 75वां स्थान पे है। 125वां रैंक भूटान का है। 129वां रैंक जो है बांग्लादेश का है। 146वां रैंक नेपाल का है। 164वां रैंक पाकिस्तान का है और श्रीलंका का 78वां रैंक है। ठीक है, तो अगर कुल मिला के देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल इन सब से हम आगे हैं, बाद बाकी से पीछू है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह जो ईरान का प्रमुख बंदरगाह है, इस बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है। तो जो चाबहार बंदरगाह है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई मेजर बंदरगाह नदी पर भी स्थित है। आपको जान के हैरानी होगी खाली समुद्र पे ही नहीं होते, है ना, समुद्र में भी कई सारे पार्ट जो महासागर के अलग अलग पार्ट है। तो इस हिसाब से इसकी भौगोलिक स्थिति जो है ओमान की खाड़ी हो जाएगा, किसकी, चाबहार बंदरगाह का। ये चर्चा का विषय फिर से रहा है, क्यों रहा है, तो इन पे जो है ज्ञापन समझौता पे 10 वर्ष के लिए जो है फिर से हस्ताक्षर किए गए भारत के द्वारा, तो ये चर्चा का विषय रहा है। ओमान की खाड़ी अरब प्रायद्वीप के पूर्वी, देखिए दुनिया में सबसे बड़ी प्रायद्वीप भी यही है, अरब प्रायद्वीप, है ना, तो इनके पूर्वी भाग में स्थित है, जो हिंद महासागर का ही पार्ट है आपका। क्या, किसकी बात हो रही है भाई, ओमान की खाड़ी की। ठीक है, हिंद महासागर के अन्य पार्ट में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर, लाल सागर, ये सभी के सभी आपके हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, यानी भाग है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरे सबसे बड़े महासागर है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपने मुझे अच्छे से सुन रखा है तो आराम से तुरंत जवाब तुरंत आ गया होगा। इसके अलावा भारत में 13 विस्तृत बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। और राज्यों में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है, दूसरा स्थान पे है गुजरात, दूसरे स्थान पे गुजरात में आ जाता है बंदरगाहों की संख्या छोटे बड़े मिला के। सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है और ये व्यस्तता के आधार पे वीजी जो रहते हैं उसके आधार पे ये सेकेंड स्थान रखता है। ये बहुत ज़्यादा बीजी है, इसको कृत्रिम समझ के छोटा ना समझे। ठीक है, पश्चिम घाट की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह JNPT है। JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये पश्चिम घाट में है और चेन्नई कहाँ पे आ जाएंगे, पूर्वी घाट में आ जाएंगे, सिंपली सी बात है। भारत ईरान के साथ 2015 में चाबहार बंदरगाह विकास हेतु ज्ञापन समझौता पे हस्ताक्षर किया था और ये हाल फिलहाल में भी 10 वर्ष के अनुबंध के लिए करार किया गया है। तो इस कारण ये चर्चा में है, और चर्चा में है तो आपको जानकारी रखनी है कि किस खाड़ी में है। तो ओमान में कौन से देश है, ईरान के। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान में संविधान का कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये इसका अर्थ होता है भाई संविधान का परिचय, है ना, संविधान का परिचय होता है। इसीलिए आप प्रस्तावना को क्या क्या कह देते हो, देखिए प्रस्तावना को आप उद्देशिका भी कहते हो, है ना, संविधान का कुंजी भी कहते हो, संविधान का आत्मा भी कहते हो, संविधान का परिचय पत्र भी कहते हो। ये सब प्रस्तावना के लिए ही यूज किया गया शब्द है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा जाता है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल है, उनको कहा जाता है। प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान आंसर होगा। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था संविधान के अंदर। आर्टिकल 51 के ए में रखा गया था 10 प्रकार के स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन टेम्पोररी अध्यक्ष थे। फिर परमानेंट अध्यक्ष जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद के रूप में 11 दिसंबर 1946 को सिलेक्ट किया गया। इनके अलावा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की जो है पेशी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर है, टेम्परेरी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया। इनके अलावा भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है, देखिए मिल जाएगा। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब आते हैं इंडिया में, 1946 में। और उनके कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य। कौन कौन, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य का नाम जरूर रखें। इसमें 4 को दे के पूछता है कि निम्न में से कौन एक जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा था, है ना। उसमें जो है साइमन कमीशन का नाम काफी देता है ना। सॉरी 1900 निम्नलिखित में से कौन से टीम जो है 3 सदस्य थे, इस प्रकार के ऑप्शन में साइमन कमीशन भी रहता है। ठीक है, तो वहां पे यही आंसर होता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। इसके अलावा माउंटबेटन योजना एक है जो विभाजन पे लागू हुआ था, है ना।
संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव साहब थे, और जबकि भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन, देखिए अधिकांश बच्चा क्या करते हैं, जो तुक्का लगाएंगे वो क्या है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य तो पढ़ लेते हैं 6+1, लेकिन थोड़ा सा और कष्ट करके ईस्वी तक नहीं पहुंचते। ईस्वी तक पहुंचना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ये जो है आज़ादी की बात है, ऐसा नहीं कि आज़ादी के लिए की बात है, ठीक है। ये देखिए 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 6+1, और इसमें अधिकांश नाम कृष्ण भगवान के नाम से मिलता जुलता सदस्य हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अंग्रेजी पांडुलिपि ये प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था, और हिंदी में कौन लिखा था ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा हूं, क्योंकि मैं ई-बुक में डाल दिया हूं, भी शुरुआती इवेंट में ही आपको मिलेगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस हिसाब से पढ़ना होगा कि एक भी चीज कुछ छूटे नहीं, ठीक है। बताइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वैद्य है सरनेम, है ना। इनके अलावा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 लाहौर अधिवेशन 1930 की याद दिलाती है, जब हम प्रथम बार 1930 में, है ना, जो है अनऑफिशियली स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे, झंडा फहराए थे, ठीक है। तो उन्हीं को जो है तरोताज़ा करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 के प्रथम जो चीफ गेस्ट थे प्रथम गणतंत्र दिवस पे, वो थे आपका डॉक्टर सुकर्णो। देखिए संविधान निर्माण के समय 395 आर्टिकल, 22 भाषा, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। वर्तमान में भाग तो 22 ही है, लेकिन 4 से 4 का ए, 9 से 9 का ए और 9 से 9 का बी का गठन होने के बाद 25 भागों में विभक्त हो गया है, यही 22 भाग। आर्टिकल की बात करेंगे तो 444 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 14 भाषा को दर्जा दिया गया था। फिर आपका सबसे पहले सिंधी भाषा आता है, 21वां संविधान संशोधन। फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी MNK 71वां संविधान संशोधन। फिर आपका मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी 92वां। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। 106वां जो है ये महिला आरक्षण से संबंधित है, असेंबली में और लोकसभा में, है ना। 106 बता दिए थे। भारतीय संविधान के कई देशों से स्रोत लिए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक स्रोत 1935 सरकार अधिनियम से लिया गया है। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 2024 में मनाया गया, मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब थे। और जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड है ये ओडिशा राज्य को दिया गया था, है ना, झांकियों के लिस्ट में। इसके अलावा माय लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो ये गौरी खान है। देखिए ये गारंटी है कि अगर ये किताब पूछता है ऑप्शन में गौरी खान है तो जो बच्चे बॉलीवुड से ताल्लुक मतलब जानकारी रखते हैं वो जरूर मार देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गौरी खान कौन है, शाहरुख खान की पत्नी है और इनका पेशा क्या है, ठीक है। तो गौरी खान है, नाम की किताब डिजाइन से स्पष्ट हो जाता है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखिका प्रियंका चोपड़ा है, अब इनको कौन नहीं जानता। अंदाज वाला पिक्चर आपने देखा होगा। प्रेगनेंसी बाइबिल, है ना, डिलीवरी सुन, ये पुस्तक के लेखिका करीना कपूर हैं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर के लेखिका ताहिरा कश्यप हैं। आज हमने हीरो हीरोइन के पुस्तक रखे हैं, तो आपको ध्यान देना है ना। जो टॉपिक वाइज है उसमें आपको सेक्शन वाइज मिलेगा, हीरो हीरोइन, खेल खिलाड़ी, नेतागण, है ना, दुनिया के महान हस्ती। तो ये सब अलग अलग आप किताब वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा द क्रैंकिंग कोड, आयुष्मान खुराना, ये पति पत्नी है दोनों। रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद साहब की। द मॉडर्न गुरुकुल के लेखिका सोनाली बिंद्रे साहब हैं, आपने देखा होगा, इनका कोई पिक्चर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आमिर खान का वो वाला गीत जो है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, ये वाला, है ना। इसके अलावा 9 और नेशनल बेस्ट सेलर पुस्तक के लेखिका कौन है? शिल्पा शेट्टी, ये आप सभी जानते हैं, राजस्थान रॉयल वाली। इनके अलावा आई एम नो मसीहा, सोनी सूद भैया, है ना। तो ये सभी को ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में जमींदारी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1838 ईस्वी में। जमींदारी सभा 1838 ईस्वी में जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इस प्रकार के फॉर्म देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 लखनऊ में स्वामी सहजानंद और NG रंगा के द्वारा किया गया था। तो रंगा साहब सचिव बने थे और सहजानंद साहब जो है अध्यक्ष बने थे। भारतीय सुधार संगठन की स्थापना, है ना, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 ईस्वी में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। देखिए विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो अलग होता है, उसकी ईस्वी 56 होती है, 1856। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। देखिए दादा भाई नौरोजी से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वयोवृद्ध पुरुष, है ना,
ना, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान, धन के अपवहन सिद्धांत, कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता, स्वराज शब्द का प्रयोग, 1906 कोलकाता अधिवेशन, ये सब दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय, ये सभी बात इन पे लागू होते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, यही मैं बता रहा था, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, तो इनके द्वारा चलाया गया था। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, गदर पार्टी, सभी को स्मरण करें, इस भी बता देता हूं, है ना। अब ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 75, प्रार्थना समाज 67, सत्यशोधक समाज 73 में आया था, रामकृष्ण मिशन 1897 में आया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 अमेरिका में आया था, लेकिन भारत में 1882 अड्यार में आया था। भारतीय सेवक समाज 1905 में होते हैं, है ना, और गदर पार्टी 1913 में होते हैं। आप इनके फाउंडर को सोच लीजिएगा, इनके अलावा बहुत बार पढ़ाया है जी इसके लिए। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियस ने किया था। इंडिया गेट का जो नींव रखा गया था 1921 में रखा गया था, 31 में बनके तैयार हुआ था, ठीक है, तो ये भी फॉर्म में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इंडिया गेट के पास युद्ध स्मारक है, इनका उद्घाटन 2019 में नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति का उद्घाटन जो है 1972 में, है ना, इंदिरा गांधी मैडम के द्वारा की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है, इनके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज बिटेट है, और गेटवे इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। पटना स्थित गोलघर का वास्तुकार कौन है? जॉर्ज गोस्टन है। इसका निर्माण वैरन हैंगस्टस के काल में किया गया था। पटना में गोलघर है, यहाँ से जो है अब तो शायद बैन कर दिया, क्योंकि हम लोग जब पटना में रहते थे तो बंद कर रखा था, क्योंकि 1-2 घटना हो जाते हैं, उस पर चढ़ के लोग कूद जाते हैं, है ना। इनके अलावा पटना स्थित पत्थर के मस्जिद का निर्माण परवेज ने करवाया। ये परवेज, है ना, ये मुगल राजकुमार। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इसी संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया है, और रामपुरवा बैल को राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है। सेंगोल को प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री, है ना, जवाहरलाल नेहरू है। सेकेंड प्रधानमंत्री आपका जो है मोदी साहब हैं। और ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं सेंगोल? तो आप कहोगे चोल वंश से। 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित गणेश राजा गोपालन का संबंध वायलिन से है। भारत में पहली ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड के 5 विजेता पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन साहब हो गए हैं। पहली ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला तन्वी शाह है, जिन्होंने स्मगलर डॉग मिलेनियर जो आपका फिल्म है उसमें जो गीत है उसको स्पेनिश रूपांतरण किए थे। 2024 में 5 भारतीय को ग्रैमी अवार्ड मिला। ये आपका तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, प्रमुख गायक शंकर महादेवन, है ना, नई मुंबई के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे शंकर महादेवन म्युनिसिपालिटी के। इसके अलावा वायलिन वादक गणेश सेल्वाराजन तथा तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये 5 जन को जो है भारतीय हैं, इनको ग्रैमी अवार्ड हाल में 24 में दिया गया। भारत के अन्य वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम, कन्याकुड्डी वैद्यनाथन, मोहन चंद्रशेखर, विष्णु गोविंद जोग, लालगुडी, टी.एन. कृष्णन, ये सभी के सभी वायलिन प्ले करते हैं। अब स्रोत वादक में आते हैं। स्रोत वादक, स्रोत लिखा गया है, स्रोत कर देंगे, पीडीएफ सही करके देंगे भाई, एक आध वर्ड तो हो ही जाते हैं, इससे भी पता चलता है कि मैं लिखता हूँ, है ना। तो ये आपका अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, हफीज खान, राजीव तारानाथ, विश्वजीत राय चौधरी, अयान अली इत्यादि जो है ये स्रोत प्ले करते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख प्लेयर जो एक साथ नहीं है, अलग अलग हैं, जैसे रविशंकर साहब सितार प्ले करते हैं, है ना, शिव कुमार संतूर प्ले करते हैं, रंजना स्वामीनाथन मृदंग प्ले करते हैं, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, टी.एच. विनायक घाटन, जुमीन मेहता सिम्फनी, यू कृष्णन मेंडोलिन, उस्ताद सादिक अली तथा असद अली, ये रुद्र बीना, इनमें कम प्लेयर है तो दोनों को रख दिया हूँ। अलका ठाकुर बांसुरी बजाती है, अनुष्का शंकर सितार प्ले करती है, राकेश चौरसिया साहब अभी आपने देखा ग्रैमी अवार्ड विजेता बांसुरी बजाते हैं। 2023 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पल्लवी कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? तो ये मोहिनी अट्टम से है ना, मोहिनी अट्टम पल्लवी कृष्णन। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विभाग में दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी की जो प्रथम अध्यक्ष पी.वी. राजमन्नार साहब थे, है ना, और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ये कॉपी पेस्ट किया गया है पिछले 3रे या 4थे क्लास से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये याद कराना चाहता हूँ। कथक नृत्य, ये मतलब फैक्ट खाली कॉपी किया गया है भाई, है ना। कथक नृत्य, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान नई दिल्ली की स्थापना 1964
1964 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1000 रुपया और संगीत नाटक, माफ कीजिएगा 1 लाख, और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड में 3 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और दोनों में अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र तो दिए ही जाते हैं दोनों प्रकार के पुरस्कार में। ये देखिए 2023 में संगीत नाटक अकादमी 12 कलाकारों को नृत्य के क्षेत्र में मिला, जो आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको देखने में अच्छा हो जाएगा। देखिए उर्मिला सत्यनारायणन, तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है ना। एक सत्यनारायणन भी है ना, तो ये जो है अलग में आ जाएगा, ये उर्मिला सत्यनारायणन है ना। एक कुचिपुड़ी में भी वेदांतम सत्यनारायण होता है, ठीक है। ये है भाई जगदीश गंगानी, कथक के लिए गंगानी पंडित होते हैं, तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे। मार्गी विजय कुमारन कथकली, लतासना देवी मणिपुरी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लतासन देवी। मधुली उषा गायत्री कुचिपुड़ी, है ना। स्नेहा परवा समाना 3 तो ओडिसी। बरावेन बोरबयान, अब देखिए बोरबयान सैकिया और गोस्वामी बता दिया हूँ सतरिया, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। पल्लवी कृष्णन मोहिनी अट्टम, है ना। परीक्षित महतो छौ, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है आपके 12 कलाकार जिनको लेटेस्ट साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये है भैया। मिलान किसका सही नहीं है? पताडकल स्मारक कर्नाटक में है, सही है। हम्पी का खंडर कर्नाटक में सही है। महाबलीपुरम का मंदिर समूह आंध्र प्रदेश में क्या कर रहा है? ये तमिलनाडु के अंदर है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, गलत पहचानना है आपको। महाबलीपुरम के स्मारक मंदिर समूह भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जो पल्लव राजाओं ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। देखिए महाबलीपुरम में 5 से अधिक रथ है, कुल मिला के 8 इंपोर्टेंट रथ मंदिर माने जाते हैं, मतलब रथ का समूह माने जाते हैं, जिसमें जो पांडव के नाम पे रखा गया है वो 5 रथ मंदिर है। तो इनमें किसके नाम पे नहीं रखे गए हैं वो सीजीएल क्वेश्चन कर चुका है, तो आपको 5 का नाम याद रहेगा तभी ना आप सही जवाब दे पाओगे। तो देखिए, तो जो 5 पांडव के नाम पे रखा गया है, ये धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है और नकुल और सहदेव, ये दोनों एक में मिला के रथ है। ये दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, लेकिन द्रौपदी के लिए अलग है, ठीक है। तो देखिए 6 जन में, है ना, 6 गो हो गया, 5 गो पांडव आ 1 गो हो गया द्रौपदी, तो नकुल सहदेव भीम, है ना, युधिष्ठिर और अर्जुन, तो इन 5 भाई और द्रौपदी 6 में मिला के 5 गो है, क्योंकि 1 गो जो है कंबाइंड है, नकुल और सहदेव के लिए अलग है ना, मतलब 1 में है, ठीक है। और द्रौपदी के लिए अलग है 1 गो, और 3 भाई के लिए अन्य 3 गो है ना। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, कौन बनाए थे? चंदेल शासकों ने। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ी मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अब एक्स्ट्रा क्यूज जो मैं बताया था, जो आज इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो ई बुक हमने 447 पेज का भैया लिखा हूँ, है ना, आपको पता है कि ये किताब लिखने के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जो लिखवाते हैं किताब, देखिए लिखते कोई और है, लिखवाते कोई और है, जो पैसा वगैरह खर्च करते हैं, तो वो कई जगह से छाना जाता है, लेकिन यहाँ पे करता भी मैं, धरता भी मैं, चेक करता भी मैं, पढ़ाता भी मैं, ठीक है। तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन मैंने इंग्लिश जब रूपांतरण कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, तो कुछ जगह मैंने फॉल्ट देखा। उन सभी फॉल्ट को नोट करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सज्जन आप नोट कर लीजिएगा, और माफ़ी भी चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, और अभी तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है, हालांकि कई सारे कॉमन है जो आप समझ जाएंगे, वो सिली मिस्टेक से हुआ है। पानीपत की सेकेंड लड़ाई, ये 1556 में होता है, वहाँ पे 1756 लिखा गया है। अकबर और हेमू के बीच पहला होता है 1526 में, और तीसरा होता है 1761 में। ये 3 पानीपत की लड़ाई है। बाबर के 4 पुत्र हैं, वहाँ पे 5 पुत्र लिखा गए हैं, ठीक है, तो 4 पुत्र कर लीजिएगा। इसके अलावा मणिपुर में लोकसभा की सीट 2 है, इसको ध्यान रखेंगे। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलीय मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अपरदन से होते हैं, 2 करोड़ बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। और ये नए और पुराने कैसे नाम पड़ते हैं? तो जल बहाव के आधार पे ही नाम पड़ते हैं। जहां पे जल बहाव क्षेत्र इस साल हुआ है और जो मिनरल्स पार्ट दिया गया है नदी के द्वारा, तो वो बन जाता है आपका खादर, और जहां नहीं पहुंच पाता हो जाता है बांगर। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के अनुसार की जाती है। सबसे अधिक जीआई टैग ये बदल गए हैं, इसीलिए रखना इंपॉर्टेंट समझा, बाद में कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। जीआई टैग जो है अब उत्तर प्रदेश का हो गया, पहले तमिलनाडु का था। एक झटके से आपने 2024 में देखा उत्तर प्रदेश के कई सारे चीज को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस मिशन के असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये है क्रिप्स मिशन। वहाँ पे असफलता नहीं, जो है सफलता लिखा गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लिख पाओ। जनधन योजना और मुद्रा योजना ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो नदी का वर्णन है अधिक बार, ये सिंधु नदी है। ये क्या माजरा है भाई? यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार है, जमुना की चर्चा 3 बार है, सबसे पवित्र है सरस्वती, और सबसे अधिक बार है सिंधु। ये 4
चार अलग अलग बात है, जरूर ध्यान रखें। अजंता की गुफा की खोज 1819 में किसने किया था? तो जेम्स स्मिथ ने किया था। लेकिन जो अजंता की गुफा पे पहला लाइमलाइट है या प्रकाशित करने का श्रेय है या विस्तृत रूप से उसको जो है उभारने का श्रेय है, ये आपका जेम्स अलेक्जेंडर को दिया जाता है। ये जो जेम्स स्मिथ है ये बेतरतीब खोजे थे, मतलब गए थे कुछ और काम से, उनको मिल गया तो इनका नाम खोजने में आया 1919 में, लेकिन इस पे जो प्रकाशन किया ये भैया जेम्स अलेक्जेंडर है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछेगा ईस्वी के साथ पूछेगा, ठीक है, तो 1819 वाला पूछेगा तो जेम्स स्मिथ जो हमने परसों क्यूज में रखा था, 1824 के साथ पूछेगा तो जेम्स अलेक्जेंडर आंसर करना है। भारत में 2025 तक कितने ऐसे एयरपोर्ट है जिसको कार्बन फ्री रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 121 एयरपोर्ट को 2025 ईस्वी तक कार्बन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रसिद्ध कलिंगा युद्ध कब होता है? 261 बीसी में होता है, ठीक है। अब आते हैं बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? देखिए जो लंबाई होती है वो सिंगल और डबल दोनों के लिए सेम होते हैं। आप जानते हैं कि बैडमिंटन खेल सिंगल भी होता है, बैडमिंटन खेल युगल भी होता है और मिक्स भी होता है। मिक्स कहने का मतलब एक पुरुष एक महिला, ठीक है। तो इस प्रकार से तो लंबाई सेम रखी जाती है और चौड़ाई जो है ये बदल जाती है। तो चौड़ाई 17 फीट या 5.18 मीटर सिंगल के लिए, 6.1 या 20 फीट आपका जो है डबल के लिए होता है। अब तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अब नोवाक जोकोविच के पास है। पहले बराबरी कर लिए थे राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, है ना। अब जो है नोवाक जोकोविच के पास 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसे करेक्ट करके लिख लीजिए। लता मंगेशकर पुरस्कार काफी जो है वेरिएट करता है। आपके क्यूज ग्रुप में हम देखते रहते हैं बच्चे 15 मिनट तक लड़ रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। समझा चुका हूं भाई, ये दो राज्य सरकार देते हैं। एक बच्चा ने मुझे ये भी कह दिया था डायरेक्ट, यू आर रॉन्ग। एक ही स्टेट देते हैं, महाराष्ट्र देते हैं और कोई नहीं देते। मैं फिर बता रहा हूँ, सुधार लो भैया, है ना। देखिए ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया था 1984 में, फिर जो है महाराष्ट्र 1992 में, क्योंकि लता मंगेशकर का जो है मध्य प्रदेश से काफी लगाव है। जैसा कि आप जानते हैं पहला जो गीत है मराठी भाषा में रिकॉर्ड किया गया लता मंगेशकर के द्वारा। लता मंगेशकर एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली भारतीय गायिका है और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। अब तक जो जितने भी विभूति हैं, है ना, तो सेकंड नंबर के लता मतलब एक सेकंड एम सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, थर्ड नंबर में जो है भारत रत्न लता मंगेशकर को दिया गया था। 1929 में जन्म लिए थे, 2022 में जो है दुनिया को अलविदा कहे। इसके अलावा लता मंगेशकर के नाम पे एक और पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो लता फैमिली के द्वारा ही दिया जाता है और इसके 3rd एडिशन अभी अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो ये एक अलग पुरस्कार है, ये एक अलग पुरस्कार है, ठीक है। अब देखिए 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2010 में लता मंगेशकर को किस राज्य सरकार के द्वारा सरस्वती कला सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए एक सरस्वती पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये सरस्वती कला सम्मान है जो आंध्र प्रदेश की सरकार लता मंगेशकर को प्रदान किया था। तो यहीं पर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब फिसल गया है, तो अलग सेंस देने लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ इस क्वेश्चन को। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये भी आप विविधता का जो है सबब है। देखिए बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो है ये आपका झारखंड में है, और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये आपका राउरकेला जो है आपका ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। तो ये दोनों अलग ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम भी है गुजरात में। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में किया गया था। सालाबाई की संधि यहाँ पे 1782 कीजिएगा, यही तो है 1782 कीजिएगा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 अधिनियम के अनुसार 1992 में हुआ था और रेखा शर्मा वर्तमान में हेड है। तो ये जो वन लाइनर है इसको जरूर सभी बच्चे नोट कर लेंगे, जो भी मुझे मानते हैं, जो भी फॉलो करते हैं मुझे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए टुडे एग्जाम का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।